एक राजा की दो रानियां थीं। उनमें से एक रानी राक्षसी थी, परंतु यह बात किसी को भी पता नहीं थी। दोनों रानियों के एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे का नाम कुसुम था और राक्षसी रानी के बेटे का नाम अजित था। दोनों भाइयों में गहरी दोस्ती थी। राक्षसी रानी के मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा था। वह खून की प्यासी थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब अपनी सौत के बेटे को मारकर उसके कोमल मांस का शोरबा बनाकर पी सके। उसकी इस खतरनाक मंशा को उसका बेटा अजित भलीभांति जानता था, इसलिए वह कभी कुसुम का साथ नहीं छोड़ता था। राक्षसी रानी अपने गुस्से को दांत पीसकर दबा लेती थी। जब उसे कोई मौका नहीं मिलता था तो वह दोष निकालती रहती थी। अपनी अदृश्य शक्तियों से वह सौत का खून चूसती रहती। धीरे धीरे अच्छी रानी दुर्बल होती गई और अंततः वह बिस्तर से लग गई। 2-3 दिनों में उसका निधन हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन असल कारण कोई नहीं जान पाया। राक्षसी रानी कुसुम को तो हमेशा तंग करती ही थी, पर साथ ही वह अपने बेटे अजित को भी उसके साथ रहने के लिए ताना देती और धिक्कारती रहती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया छोड़िए ना, अब हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। इसके बाद दोनों भाइयों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी रानी का अत्याचार खत्म नहीं हुआ। अजित दिल मजबूत करके सब सहता रहा, लेकिन कोमल हृदय वाला कुसुम धीरे धीरे कमजोर और बीमार पड़ने लगा। रानी को जब यह लगा कि उसका अपना बेटा ही अब उसका दुश्मन बन गया है, तो वह गुस्से से जल उठी। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा बहुत क्रोधित हो गए। अगली रात राजमहल में अचानक शोरगुल मचा। राजा घबराकर उठे और तलवार लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए हुए थे। तभी एक भयानक राक्षस कुसुम को उठाकर ले जाने लगा। राजा कुछ कर पाते इससे पहले ही रानी ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर राजा पर फेंक दिया। उसी क्षण राजा का शरीर जड़ हो गया। वे अपनी आंखों से देख रहे थे कि राक्षस उनके बेटे कुसुम को खा रहा है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था, पर वे हिल तक नहीं सके। रानी जोर जोर से हंसने लगी। अजित की नींद टूटी। उसने देखा कि कुसुम भैया बिस्तर पर नहीं हैं। घबराकर वह उठा और देखा कि रानी के हाथ का कंगन चमक रहा है और एक राक्षस कुसुम को खा रहा है। उसे गुस्सा आ गया। वह दौड़कर राक्षस के पास गया और उसके सिर पर जोर से घूंसा मारा। राक्षस दर्द से चिल्लाया और एक सोने का टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे समझ में आ गया कि अब उसका अपना बेटा ही उसका दुश्मन बन चुका है। क्रोध में जलती हुई वह अपने ही बेटे को खाने दौड़ी। जैसे ही उसने अजित को चबाना शुरू किया, उसके गले से एक लोहे का टुकड़ा गिर पड़ा। यह देखकर रानी चौंक गई। वह सोने और लोहे के टुकड़े को लेकर राजमहल की छत पर चढ़ गई। छत पर बहुत सारे राक्षस जमा थे। कुछ कह रहे थे और खाऊंगा और खाऊंगा, और कुछ बोले अपने देश जाऊंगा। रानी ने कहा, मैं यहीं रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। राक्षसों ने झुंड बनाकर उड़ान भरी। उनके जाने से राजमहल का ऊपरी हिस्सा टूट गया। पेड़ों की डालियां झड़ गईं। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और राजा का दिल कांप उठा। क्रोध से भरी रानी अपने कमरे में लौटी। उसे चैन नहीं मिल रहा था। रात भर बेचैनी में रही। आखिर में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी और जिराम छड़ी को जला डाला और उड़ती हुई आसमान में पहुंची। वह एक नदी के किनारे पहुंची जहां एक बांस का जंगल था। वहां उसने सोने और लोहे के टुकड़े को जमीन में गाड़ दिया। फिर संतोष के साथ वह वापस लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर पड़े हैं। रास्तों में भी हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं। पूरे राज्य में राक्षसों ने डर और आतंक फैला रखा था। कहीं से भी सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब लोगों को यह पता चला कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है, तो लोग झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा शोक और भय से स्तब्ध रह गए। उनके राज्य पर अब राक्षसों का कब्जा हो गया था। उधर नदी किनारे बांसों के जंगल में एक किसान बांस काटने गया। जब उसने एक बांस को चीरकर देखा तो उसमें 2 अंडे मिले। उसे समझ नहीं आया कि वे अंडे सांप के थे या किसी और जीव के, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। अंडे जमीन पर गिरते ही टूट गए। लाल अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले अंडे से एक नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। उनके सिर पर मुकुट था और हाथ में नंगी तलवारें थीं। वे दोनों वायुवेग से वहां से चले गए। किसान डर के मारे बेहोश हो गया। जब किसान को होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का बन गया था और नीले अंडे का खोल लोहे का। उसने लोहे के खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने के खोल से अपनी बहू के लिए एक बाजूबंद बनवा लिया। उधर दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां लोग बड़े बड़े राक्षसों से डरे
और सहमे रहते थे। वहां का राजा रोज नया मंत्री नियुक्त करता था, पर राक्षस उसे खा जाते थे और साथ ही एक परिवार को भी निगल जाते थे। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र उन राक्षसों को मार गिराएगा, उसकी शादी परी जैसी जुड़वां राजकुमारियों से कर दी जाएगी और राजपद भी उसे सौंप दिया जाएगा। कई जोड़ा राजपुत्र आए, पर सभी राक्षसों के पेट में चले गए। इसी बीच लाल कमल और नील कमल राजा के सामने पहुंचे और बोले, हम राक्षसों को मारने आए हैं। राजा को थोड़ी आशा हुई और थोड़ी चिंता भी, लेकिन उन्होंने अंत में कहा, ठीक है। लाल कमल और नील कमल नंगी तलवारें लेकर एक कमरे में छिपकर बैठ गए। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, कोई भी राक्षस नहीं आया। एक पहर बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया। आधी रात तक भी कोई नहीं आया। दोनों को नींद आने लगी। नील कमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तुम बाद में मुझे जगा देना। अगर राक्षस आए और नाम पूछें तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर वह सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल सतर्क हो गया और तलवार कसकर पकड़ ली। राक्षस आ गए। शायद रोशनी उन्हें ठीक से नहीं दिखा रही थी, इसलिए एक राक्षस बोला, रोशनी बंद करो। लाल कमल ने उत्तर दिया, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था वह गुस्से में गड़गड़ाने लगा और बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? बाकी सारे राक्षस किचकिच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है और जाग रही है तलवार, जाग रहा है घी का दिया। किसका आया है काल? नीलकमल का नाम सुनते ही राक्षस डर से 3 कदम पीछे हट गए। वे जानते थे कि नीलकमल राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए उसके खून में राक्षसों का अंश होगा। इस कारण वे उससे डरते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में नीलकमल हो तो कोई प्रमाण दो। फिर राक्षसों ने चालाकी से उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उनके लीडर ने कहा, तुम दोनों अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नीलकमल का मुकुट तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। राक्षसों ने उसे छूकर देखा और आपस में बोले, हाय राम, जिसके मुकुट के नाखून इतने खतरनाक हैं, खुद वह कैसा होगा? फिर राक्षसों के लीडर ने कहा, अच्छा अब यह बताओ कि तुम लोगों का थूक कैसा है? लाल कमल ने तुरंत तलवार से घी के दिए को झुकाकर उसका गर्म घी राक्षसों पर छिड़क दिया। जलते घी से उनके रोएं सुलगने लगे और वातावरण में भयंकर दुर्गंध फैल गई। राक्षस दर्द और गुस्से में गों गों करते हुए भाग गए। थोड़ी देर बाद वे फिर लौटे और बोले, अच्छा अब अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने चालाकी से अपनी और नीलकमल की तलवारों को दरवाजे की संकरी फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों का लीडर यह समझा कि यही उनकी जीभ है। उसने तलवारों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और बोला, अब मैं इसे खींचकर उखाड़ दूंगा। तुम सब मुझे पीछे से जोर लगाकर खींचो। जैसे ही राक्षसों ने मिलकर जोर लगाया, नंगी तलवार की तेज धार से लीडर राक्षस के दोनों हाथ कटकर गिर पड़े। काले रंग का खून फव्वारे की तरह बह निकला। लीडर राक्षस चीखता हुआ अपने साथियों के सिरों को रौंदता भाग निकला। बहुत देर बाद एक बार फिर वह लहूलुहान राक्षस कहीं से लौटकर आया और दरवाजे के बाहर से गरजते हुए पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? उधर कमरे में बैठे लाल कमल को अब तक कोई आहट न मिलने के कारण नींद आने लगी थी और आधी नींद में ही उसके मुंह से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है। और पर वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राक्षस दरवाजा तोड़कर उस पर टूट पड़े। घी का दीपक गिर गया। लाल कमल का मुकुट नीचे गिरा और वह चिल्ला उठा, भाई! नीलकमल की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली, सामने राक्षसों को देखा। अंगड़ाई लेते हुए वह बोला, आराम छड़ी विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर, मेरी नींद तोड़ रहा कौन? नीलकमल की आवाज सुनते ही सब राक्षस डर के मारे कांपने लगे, जैसे उनके प्राण ही सूख गए हों। वे सब अधमरे से हो गए। नीलकमल ने घी का दिया फिर से जलाया और एक एक कर सभी राक्षसों को तलवार से काट गिराया। जब सब राक्षस मारे जा चुके तो दोनों भाई हाथ मुंह धोकर निश्चिंत होकर वहीं सो गए। सुबह जब राजा वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डाले गहरी नींद में सो रहे थे। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो 2 लाल अड़हुल के फूल खिले हों। चारों ओर राक्षसों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों को अपनी जुड़वां राजकुमारियों से विवाह करवा दिया और राजपाट भी सौंप दिया। उधर राक्षसी रानी ने अब पूरे राजमहल में अपना कब्जा जमा लिया था। तभी आई राक्षस और काई राक्षस नामक 2 राक्षसी दूतों ने वहां आकर उसे बताया कि सारे राक्षस मारे जा चुके हैं। यह सुनकर राक्षसी रानी पीड़ा से अपनी छाती पीटते हुए बोली, आई रे काई रे, अब तो मैं भी नहीं बचूंगी रे। उसने आई और काई को आदेश दिया कि वे सिपाही के वेश में राजसभा में जाए। दोनों राक्षसी दूत सिपाही का भेष बनाकर नीलकमल और लालकमल की सभा में पहुंचे और बोले, हमारे राजा की छाती और पीठ में कीलें ढंसी हैं। जब तक उन्हें राक्षसों के सिर से निकाला गया तेल नहीं मिलेगा तब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी। नीलकमल और लालकमल ने कहा, ठीक है,
हम वह तेल ले आएंगे। उन्होंने अपनी तलवारों को नई धार दी और एक घने जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे वे विश्राम करने बैठे। उसी पेड़ पर बेंगमा और बेंगमी नामक दो पक्षियों का घोंसला था। बेंगमी ने दुखी स्वर में बेंगमा से कहा, काश कोई ऐसा दयालु प्राणी होता जो अपने 2 बूंद रक्त देकर हमारे बच्चों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल कमल और नीलकमल चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, अरे पेड़ पर कौन बात कर रहा है? हम अपना रक्त देने को तैयार हैं। यह सुनकर बेंगमी खुशी से आहा आहा करने लगी। बेंगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेंगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो सो करते हुए बेंगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोलो। नील लाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेंगमा बेंगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ाते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हूं हूं करते हुए उड़ने लगे। नदियां, नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ते हुए वे शून्य में उड़ते गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान था और उस मैदान के उस पार राक्षसों का देश था। नीलकमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के कोंच कपड़े के मोड़ में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो यह उड़द चबाना। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान पार करते ही राक्षसों का एक दल उन्हें घेर कर चिल्लाने लगा, हाऊ माऊ काऊ, मानुस गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। यह सुनते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं। तुम्हारा नीलकमल, गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको कहकर सभी राक्षसों को रोकते हुए लंबे हाथ पैरों वाली, विशाल जटाओं वाली एक बूढ़ी राक्षसी आई। उसने नीलकमल को गोद में उठा लिया और बोली, मेरा नीलू, मेरा नाती। वह उसे दुलार करने लगी। उसके शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आने लगी। लालकमल को देखकर वह राक्षसी बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वह मेरा भाई है। नानी, भाई, बूढ़ी बोली। तो फिर मुझे मानुस गंध क्यों आ रही है? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। यह कहकर उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकाली और लाल कमल को खाने के लिए दी। लेकिन लाल कमल को पहले से ही यह पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और पहले से लाई गई असली उड़द को चबाने लगा। कटर कटर की आवाज के साथ बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती है। वह खुश होकर गदगद हो गई और दोनों नातियों को गोद में लेकर दुलार करने लगी। लेकिन लाल कमल के शरीर से मानव की गंध पाकर उसकी जीभ में पानी भर आया, मगर अपने नाती को वह खा नहीं सकती थी। अतः वह दोनों को लेकर अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। उन्होंने पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतुओं आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया था। लाल और नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते रहते और देखते कि हर तरफ मरे हुए, सड़े गले मनुष्य और जानवर बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध इतनी भयंकर थी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई, लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक संकल्प बन गया, अब पृथ्वी को इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सारे निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार के राजाओं के राज्य में उत्पात मचाने, वहां से मनुष्यों और जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। उस समय नीलकमल लाल कमल को साथ लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां नीलकमल ने कहा, भैया, मेरे कपड़ों को पकड़ो। नीलकमल कुएं में उतर गया और वहां से एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें से 2 ततैया निकले, एक जीवन काठी और दूसरी मरण काठी। इनमें से जीवन काठी नामक ततैये में सारे राक्षसों के प्राण बसते थे और मरण काठी नामक ततैये में उस रानी राक्षसी के प्राण। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा और मरण काठी को लाल कमल को दे दिया। जैसे ही दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी, सारे राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जो राक्षस गए थे, वहां की राक्षसी रानी भी नींद में गिर पड़ी। राक्षस तेजी से नदी पर्वत लांघते हुए वापस लौटने लगे। ये देखकर नीलकमल ने जीवन काठी के 2 पैर तोड़ दिए। इससे सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस अब दोनों हाथों के बल पर दौड़ते हुए आने लगे।
फिर नीलकमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। इसके साथ ही सारे राक्षसों के हाथ भी कटकर गिर गए। अब राक्षसों के न हाथ थे न पैर, फिर भी वे चिल्ला रहे थे, हाउ माऊ काऊ, 7 शत्रुओं को खाऊं। वे लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब नीलकमल ने अपनी तलवार से जीवन काठी नामक ततैये का सिर काट दिया और उसके साथ ही सभी राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटक कर आकर नीलकमल और लालकमल के पास गिरा। उन्होंने उस राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांध दिया और मरण काठी नामक ततई को सोने के डिब्बे में डालकर फिर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 महीने और 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पांव अपने देश की भूमि पर पड़े। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लालकमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे सिपाही नहीं, राक्षस थे और वे तो उसी दिन मर गए थे। नीलकमल और लालकमल ने छाती में कील, पीठ में कील ठोंकने वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही वह राक्षसी रानी अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। वह गुस्से में लाल पीली होती हुई तुरंत ही नीलकमल और लालकमल के राज्य में पहुंच गई। उस समय लालकमल ने मरणकाठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी ठीक हो गया। स्वस्थ होते ही राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाए। प्रजा ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ हैं मेरे सुपुत्र? उसी समय राजमहल के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। कुछ ही देर में नील कुसुम और लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजाजनों ने एक स्वर में कहा, हाँ, यही हमारे अजित और कुसुम हैं। इसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम इलावती और लीलावती के साथ मिलकर दोनों राज्यों में शासन करने लगे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।